हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डिजायर आईएएस में। और ये हमारा इंडस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 है। अभी तक हमने अपनी इकोनॉमिक्स की सीरीज में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स डिस्कस कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल फिस्कल सिस्टम, टैक्सेशन, एग्रीकल्चर, फिर बैंकिंग सिस्टम हो गया, मॉनेटरी पॉलिसी, इन्फ्लेशन। बहुत ही अच्छे से मैंने एक एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल में समझाया। ठीक है, तो आप वो सब टॉपिक्स भी देख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट होंगे आपकी यूपीएससी और प्रीलिम्स के लिए। और and I have decided कि I will complete industry in 3 lectures. That means in lecture number 2 I will cover the following topics. Like first of all I will tell you that how government of India was able to revive the industries. ठीक है, and second thing I will be telling about the MSMEs and Mudra Yojana. Fine. इसके बाद in the last lecture we will be covering about SEZ, NIMZ and new economic policies and its impacts. So without any delay, let's start that how government of India was able to revive industries. ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडस्ट्रीज को रिवाइव करने सबसे पहले तो 1987 में एक बोर्ड की कॉन्स्टिट्यूशन किया। मतलब एक बोर्ड बनाया जिसका नाम था इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। मतलब एक बोर्ड बनाया जिसका नाम था क्या, BIFR। ठीक है, BIFR नाम का बोर्ड बनाया। और इसका काम क्या था? इसका काम ये था कि गवर्नमेंट के पास जितनी भी PSUs है, मतलब गवर्नमेंट के पास जितनी भी फैक्ट्रीज हैं जो जिसको गवर्नमेंट चलाती है, उन सबको आइडेंटिफाई करे, उनका कंप्लीट एनालिसिस करे और बताए कि कौन सी कंपनी फ्यूचर में चलने के लायक है, कौन सी कंपनी बिल्कुल मतलब अगर थोड़ा बहुत पैसा दे देंगे तो अच्छे से सपोर्ट करेगी, और कौन सी इंडस्ट्री ऐसी है जिसको अगर मतलब थोड़ा भी और एफर्ट किए तो वो इंडस्ट्री मतलब कोई मतलब नहीं है, वो इंडस्ट्री डूब जाएगी। मतलब कंप्लीटली एनालिसिस करके बतानी थी कि कौन सी कंट्री की मतलब कौन सी इंडस्ट्री की कंडीशन कैसी है। और दैट मींस जिस भी PSU की कंडीशन बेकार है उसको मतलब कैबिनेट को सजेस्ट करना, फिर कैबिनेट डिसीजन लेगी कि सही में से बंद कर देना चाहिए कि नहीं कर देना चाहिए। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहां से कुछ इस तरीके से काम करना चालू किया इंडस्ट्रीज को रिवाइव करवाने के लिए। फिर आप सब जानते हैं 1991 में हमारे सामने BOP क्राइसिस आ जाती है, जिसकी वजह से हमें IMF में लोन लेने के लिए जाना पड़ता है। और IMF हमारे सामने कुछ कंडीशन रखता है, उसी को हम बोलते हैं LPG पॉलिसी। मतलब जो कंडीशन उन्होंने रखी थी उसी को हमने LPG पॉलिसी का नाम दे दिया। मतलब हमें अपनी इकोनॉमी अब थोड़ी सी लिबरलाइज करनी है, प्राइवेटाइज करनी है, ग्लोबलाइज करनी है। अभी LPG पॉलिसी क्या है वो डिटेल में आपको लेक्चर नंबर 3 में बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद 1996 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन बनाया। देखो, अब मैंने आपको यहां पर बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने FIR भी बना दिया, मतलब ऐसा बोर्ड बना दिया जहां पर वो बताएगा कि कुछ इंडस्ट्रीज को बेच भी सकते हैं और कुछ इंडस्ट्रीज को रिकंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं। तो जिन इंडस्ट्रीज को बेचना था, ठीक है, जब दैट मीन्स गवर्नमेंट, देखो नेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है? नेशनलाइजेशन का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट जो प्राइवेट चीजें हैं उसको गवर्नमेंट बना रही है, ठीक है, उसको पब्लिक बना रही है। मैंने आपको अलग से कहा बताया था बैंकिंग में, तो आप वहां जाके दोबारा रिवाइज कर सकते हैं। और डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो ओन्ड चीजें, मतलब जो सरकारी चीजें हैं उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्राइवेटाइज कर रही है। जब प्राइवेटाइज कर रही है मतलब देखो, कोई भी अब गवर्नमेंट अपनी चीज बेचेगी जब भी तो प्राइवेटाइज होगी ना। मतलब जब बेच दोगे उसके बाद दूसरे लोग उसमें कब्जा मार लेंगे, तो इसको हम प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। ठीक है, अब देखो जो शुरू में क्या था कि जब प्राइवेटाइजेशन होना चालू किया था, अप्रोक्सीमेटली 1996 के आसपास प्राइवेटाइजेशन होना चालू किया था, मतलब गवर्नमेंट अपनी इंडस्ट्रीज बेचना चालू कर दी थी। लेकिन उस टाइम पे ना गवर्नमेंट का कोई मतलब फिक्स प्लान नहीं होता था कि हम इस साल इतना बेचेंगे या फिर इस साल इतना पैसा कमाएंगे एंड ऑल दीज थिंग्स। तो उस टाइम पे जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेचती थी उससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना फिस्कल डेफिसिट कवर कर लिया करती थी या किसी वेलफेयर स्कीम में लगा दिया करती थी। दैट वाज नॉट एट ऑल अ गुड साइन फॉर अ ग्रोइंग इकोनॉमी। व्हाई? जस्ट बिकॉज कि आप सोचो, आपने मतलब अच्छे से इंडस्ट्री से एक टाइम इतनी मेहनत करके बनाई और आज आप उन्हें ऐसी, मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? मतलब फॉर एग्जांपल आपने आज लैंड खरीदा, मतलब आप मान लीजिए आपके परदादा ने कोई लैंड खरीदा था और आज आपके पास भुखमरी छा गई। ठीक है, आपके पास खाने के पैसे नहीं है, आप उस लैंड को बेच बेच के खाना खा रहे हो। ठीक है, इस टाइप की कुछ कंडीशन है। तो आप समझते हैं ये सही नहीं है, क्योंकि एक दिन आएगा जब हमारी पूरी जो लैंड है वो खत्म हो जाएगी, उसी इन द सेम इंडस्ट्रीज इन द पूरे खत्म हो जाएंगी। अगर हम अपनी लैंड को बेच के कोई और लैंड खरीद लेते, या कुछ सोना खरीद लेते, कुछ बिजनेस चालू कर लेते, वो ज्यादा फ्रूटफुल होता। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिर फाइनली 2003 से 4 के आसपास यही सोचा कि हम अलग से मतलब एक फंड बनाएंगे जिसका नाम होगा डिसइन्वेस्टमेंट फंड। उसके अंदर जो भी डिसइन्वेस्टमेंट का पैसा आएगा उसको एकत्रित किया जाएगा और फिर फाइनली एट द एंड वी विल डिसाइड कि मतलब कैसे उन पैसों को यूज करना है, मतलब कंप्लीटली स्ट्रेटेजिक तरीके से किस तरीके से यूज करना है, कैसे इकोनॉमी को इससे ग्रोथ करवाना है। फाइन। तो इसमें गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट में भी अपना काफी मतलब अच्छी पकड़ पकड़ी। ठीक है, इस बार नेक्स्ट थिंग ये थी, मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि मतलब मिनिस्ट्रीज बहुत इंटरफेयर करती थी। ठीक है, मिनिस्ट्रीज बहुत ज्यादा इंटरफेयर करती थी मतलब इंडस्ट्रीज के वर्क में कि आपको इतना काम करना है, आपको इतना काम नहीं करना चाहिए, आपको इस लेबर को जॉब देनी, इस लेबर को जॉब नहीं देनी। ठीक है, तो इस टाइप से इंडस्ट्रीज कुछ प्रॉब्लम क्रिएट किया करती थी इंडस्ट्रीज में। तो फाइनली फिर गवर्नमेंट ने इसको कम करने के लिए एक और नई चीज लाई जिस इंस्ट्रूमेंट का नाम था मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या थी कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कॉमर्स मिनिस्ट्रीज के अंदर आती है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आई नो कि नहीं आती है,
बट मान लीजिए कॉमर्स मिनिस्ट्रीज के अंदर आती कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर आती है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब क्या रहता था पहले शुरू शुरू में, क्या रहता था फॉर एग्जांपल कि कॉमर्स मिनिस्ट्री लगा था टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बोलती रहती थी सर आप ये करो ये करो, ये गलत है वो गलत है। तो जो रियल में जो एक्सपर्ट्स है, अब जो मिनिस्टर्स तो आप सब जानते हैं रोड छाप होते हैं, ठीक है, मतलब कोई नॉलेज वॉलेज रहती नहीं, बस कहीं से भी उठ के बन जाते हैं। तो उनमें नॉट ऑल, ठीक है, बहुत सारे बहुत अच्छे भी रहते हैं। मैं आप जानते हैं मैं किन सब की बात कर रहा हूँ, सो डोंट टेक इन अ रॉन्ग वे, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था कि जो अब कॉमर्स मिनिस्टर ऊपर से एक्सपर्ट्स को एडवाइस दे रहे हैं, मतलब सोचो जिन्होंने अपनी आधी जिंदगी ये पढ़ने में लगा दी कि इंडस्ट्री कैसे चलाते हैं, वो उन्हें एडवाइस दे रहे हैं कि कैसे इंडस्ट्री चलानी है, ठीक है। इस टाइप से चीजें चल रही थी। तो अब यहाँ पर क्या किया गवर्नमेंट ने, इसको खत्म करने के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग लाई, जिसमें क्या रहेगा जो टेक्सटाइल रहेगी, ठीक है, टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री रहेगी वो कॉमर्स मिनिस्ट्री के साथ पहले से एक साल की शुरुआत में ही एक मतलब उसमें एक मतलब इंस्ट्रूमेंट साइन कर लेगी, जिसमें लिख देगी कि हमें मतलब इस साल हमें 5% के हिसाब से ग्रोथ चाहिए आपकी इंडस्ट्री में, बस बात खत्म। अब इसके बाद पूरा पूरा टेक्सटाइल के ऊपर वो कैसे चलना चाहती है, वो कैसे नहीं चलना चाहती है। तो मिनिस्ट्री बार बार कुछ नहीं बोलेगी। अगर ये लोग बोलेंगे कि देखो भैया आप ऐसा कर रहे हो ऐसा कर रहे हो, तो सीधे ये लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या करेंगे, दिखाएंगे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि देखो भैया आपने बोला 5% लाना है, अब हमारी मर्जी हम कैसे लाएं क्यों लाएं एंड ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिनिस्ट्री का इंटरफेरेंस कम किया। इसके बाद और भी मेजर्स लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जैसे फॉर एग्जांपल लेट मी गिव मी सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। तो आई वाज टेलिंग कि जो परचेज प्रेफरेंस पॉलिसी को भी इंट्रोडक्शन किया। आप सब जानते हैं कि अभी जो पब्लिक सेक्टर यूनिट, एक और रीजन ये था ये नहीं चल पाई थी जस्ट बिकॉज कि पीएसयू से ना कोई भी मतलब चीजें खरीदता नहीं था, मतलब कोई भी गवर्नमेंट बॉडी पीएसयू से चीजें नहीं खरीदती। फॉर एग्जांपल स्टेट गवर्नमेंट को भी अगर किसी चीज की जरूरत पड़ती थी तो वो लोग बाहर की जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री तो करती थी वहां से इंपोर्ट करवा लिया करती थी, जिससे क्या होता था कि एक तो हमारे यहाँ बेमतलब की बोरोइंग बढ़ती जा रही थी। अब आप ऐसा तो है नहीं पूरे पैसे देके खरीद लोगे, सब कुछ बोरो ही करोगे ना, तो वो प्रॉब्लम चल रही थी। ऊपर से हमारी जो इंडस्ट्रीज थी उनमें जो एक्स्ट्रा माल रखा रहता था उसका प्राइस भी डिक्लाइन हो रहा था। तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नई पॉलिसी लाई जिसका नाम था परचेज प्रेफरेंस पॉलिसी। इस पॉलिसी के अंदर क्या था, जितनी भी गवर्नमेंट बॉडी थी, जितनी भी गवर्नमेंट बॉडी, फॉर एग्जांपल स्टेट गवर्नमेंट हो, लोकल पंचायत हो, चाहे कुछ भी हो, उनको प्रेफरेंस सिर्फ और सिर्फ किसको देनी है, एक सेंट्रल इंटरप्राइज को। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोल खरीदना है तो आप सिर्फ और सिर्फ कोल इंडिया लिमिटेड से सबसे पहले खरीदोगे, अगर उसके पास नहीं होगा फिर इसके बाद आप किसी और इंडस्ट्री के पास जाओगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस में फोकस किया कि परचेज प्रेफरेंस पॉलिसी के ऊपर भी फोकस किया। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि बेमतलब वो गवर्नमेंट मतलब एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए, मतलब इंडस्ट्री में जहां जरूरत नहीं थी लेबर्स की वहां पर भी बेमतलब के लेबर्स डालती जा रही थी, मतलब एक्सेस ऑफ लेबर हो गए थे, ठीक है। तो इसके बाद गवर्नमेंट ने इसको कम करने के लिए एक और नई स्कीम निकाली जिसका नाम था वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। अभी वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम क्या है, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम का मतलब होता है कि यहां पर गवर्नमेंट फोर्स करेगी, ठीक है, फोर्स करेगी जितने भी मतलब दैट नॉट फोर्स करिए, मतलब अलाउ करेगी जो भी, अगर मान लो कोई बुढ़ाऊ हो गया है या कुछ हो गया है या किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है, किसी को जॉब नहीं करनी है या कोई सोच रहा है कि मुझे कुछ अच्छा सा ऑफर मिल जाए तो मैं इंडस्ट्री को छोड़ दूं, तो मतलब इन जैसे मतलब जो थोड़े लालची टाइप के वर्कर हैं उन लोग को लालच देगी, सर आप थोड़े बहुत पैसे हम आपका जीपीएफ बढ़ा देंगे, आपकी पेंशन थोड़ी बढ़ा के दे देंगे, आप रिटायरमेंट ले लो, ठीक है। ये करके ये लोग मतलब कुछ वर्कफोर्स को नीचे करना चालू कर दिए। और इनकी और साथ ही साथ एक और इसी के साथ स्कीम लाई गई थी फोर्सफुल रिटायरमेंट स्कीम, जिसमें क्या था जो भी मतलब जो भी ऑफिसर्स हैं या जो भी लेबर हैं जो काम नहीं करते हैं, ठीक है, बहुत लेट लतीफ काम करते हैं, उनको भी बोला गया कि सर हम आपको अच्छे से बोल रहे हैं आप रिटायरमेंट ले लो, हम थोड़े बहुत बेनिफिट आपको देने को तैयार है। लेकिन एक तरीके से फोर्सफुल तरीके से गवर्नमेंट ने ऑर्डर दे दिया कि भैया आप रिटायरमेंट ले लो, ठीक है। तो वर्क फोर्स काम करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये काम किया। इसके बाद देखो अब गवर्नमेंट चाहती थी कि अब जितनी भी इंडस्ट्रीज है उनको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मिले। मतलब क्या था, जो भी इंडस्ट्रीज का क्या रहता था कि जितनी भी इंडस्ट्रीज रहती थी वो मिनिस्ट्री से पूछ के अपने पैसे लगाया करती थी, कहीं पर भी मतलब उन्हें खुद से अलाउड नहीं था कि आप पैसे लगाओगे कि नहीं लगाओगे, उन्हें हमेशा मिनिस्ट्री से पूछना पड़ता था। इसलिए गवर्नमेंट ने इनकी मतलब फाइनेंशियल ऑटोनॉमी बढ़ाने के लिए क्या किया, एक नया कॉन्सेप्ट लाया, रत्ना कंपनी। मतलब आपने सुना होगा ना, महारत्न कंपनी है कुछ, फिर नवरत्न कंपनी है, मिनी रत्न कंपनी है और मिनी रत्न कैटेगरी 2 कैटेगरी 1, ठीक है, ये सब कंपनीज है। तो गवर्नमेंट ने कैसे इनके अंदर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी प्रोवाइड की, गवर्नमेंट ने बोला जो भी कंपनीज महारत्ना में आएंगी, अब गवर्नमेंट का क्वालिफिकेशन है कि ये कि मतलब कितना प्रॉफिट हो रहा है, क्या कितना हो रहा है एंड ऑल दीज थिंग्स, ठीक है, उसके हिसाब से गवर्नमेंट इन चारों के अंदर कंपनीज को डालना चालू करेगी जिससे कि वो लोग फाइनेंशियली अपने हिसाब से पैसे लगा सके। तो सबसे पहली जो कैटेगरी थी वो थी महारत्ना। अब जो भी कंपनी महारत्ना में आती थी गवर्नमेंट ने उनको अलाउ किया कि आप अपने पास जितना भी मतलब आपकी कंपनी है उसका 15% या फिर 5,000 रुपए कहीं पर भी अपनी मर्जी से इन्वेस्ट कर सकते हो बिना मिनिस्ट्री से पूछे, ठीक है। और इसमें कौन कौन सी कंपनीज आती हैं, फॉर एग्जांपल गेल हो गई, कोल हो गई, कोल इंडिया लिमिटेड हो गई, सेल, इंडियन ऑयल, ओएनजीसी, एनटीपीसी और भेल, ठीक है, ये सब कंपनी है जो महारत्ना में आती है, ठीक है। ये आपको नाम याद होना चाहिए बिकॉज ये दीज आर लिमिटेड, तो यू शुड नो दीज नेम्स। इसके बाद सेकंड कैटेगरी थी नवरत्ना। आज जो भी कंपनी नवरत्ना की कैटेगरी में आती थी उनको क्या था
कि आप या तो 1,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर सकते हो बिना मिनिस्ट्री से पूछे, या फिर अपनी जो भी आपका कंप्लीट इंडस्ट्री है उसका 15% आराम से कहीं पर भी हमसे बिना पूछे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। टोटल 17 नवरत्न कंपनीज है अभी इंडिया में। फाइन, इनका नंबर चेंज होता रहेगा तो आप अपने हिसाब से चेंज करते रहिएगा। डोंट कमेंट इन द कमेंट सेक्शन की सर ये तो 17 है तो 18 है 19 है, डोंट लाइक दैट मींस बिहेव लाइक एन एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। इसके बाद तीसरी कैटेगरी आती है मिनी रत्न कैटेगरी 1, ठीक है। मिनी रत्न कैटेगरी 1 में क्या था, जो भी इसके अंदर कैटेगरी में आएंगी उनको मतलब 500 करोड़ लगाने की आजादी थी अपनी मर्जी से। उसमें टोटल 58 कंपनीज हैं। और फाइनली मिनी रत्न कैटेगरी 2 में वो कंपनीज आएंगी मतलब जिनको 300 करोड़ रुपए लगाने दिया जाएगा, ठीक है। मतलब ये टोटल इन टोटल 15 कंपनीज। आपने देखा किस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मतलब इन लोग को बहुत आराम से पैसे भी लगाना अलाउड कर दिया गया, ठीक है। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया जिससे कि हमारे यहाँ फॉरेक्स आ पाए और इंडस्ट्रीज और डेवलप करे, एक्सपोर्ट बढ़ सके, ठीक है। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन भी बनाया जिससे कि हमारे मैन्युफैक्चरिंग और बढ़ सके। इसी का एक्सटेंशन है मेक इन इंडिया, ठीक है, जिसको मैं यहीं पर पढ़ाऊंगा, मतलब इंडस्ट्रीज में लेक्चर नंबर 3 में पढ़ाऊंगा। इसके बाद गवर्नमेंट ने मुद्रा का एस्टेब्लिशमेंट भी किया, ठीक है। और इसके बाद स्टार्टअप इंडिया स्टैंड अप इंडिया प्रोग्राम को लाया जिसके अंदर क्या था, जो वीकर सेक्शन थे, वीकर सेक्शन को लोन मिलना प्रोवाइड हुआ। फाइन, तो ये था हमारा मतलब किस तरीके से गवर्नमेंट ने जो इंडस्ट्रीज थी उनको डेवलप किया। मतलब दोबारा आप देख रहे हैं ना किस तरीके से इंडस्ट्रीज कोलैप्स कर गई थी, फिर यहाँ पर गवर्नमेंट ने दोबारा कितने एफर्ट्स डाल के डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी, प्रेफरेंस पॉलिसी, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी देके दोबारा इंडस्ट्रीज को आज इस लेवल पे पहुंचा दिया है कि ये बड़ी बड़ी ग्लोबल इंटरप्राइजेस है उनसे कॉम्पीट कर रहे हैं, ठीक है, उनसे कॉम्पीट कर रहे हैं। मतलब इट्स अ वेरी बिग थिंग, जहां डूब रही चीजों को मतलब कहां से निकाल के कहां पहुंचा दिया हमारी गवर्नमेंट ने आज। अब हमारा आज का लास्ट टॉपिक है वो है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। इसके ऊपर लास्ट नवंबर या अक्टूबर में एक योजना आई थी, ठीक है, नवंबर में आई थिंक योजना आई थी एमएसएमई के ऊपर। वो योजना जरूर पढ़ना, काफी इंपॉर्टेंट है, एमएसएमई के ऊपर आई थी। एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एमएसएमई के ऊपर, ठीक है। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है एमएसएमई के बारे में वो मैं बता दे रहा हूं। देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एमएसएमई एक्ट 2006 को पास किया, ठीक है, एमएसएमई एक्ट 2006 को पास किया। और क्यों पास किया, क्योंकि गवर्नमेंट डिफाइन करना चाहती थी कि कौन कौन सी कंपनीज मतलब जो इंडस्ट्रीज है, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज माइक्रो है, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज स्मॉल है, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज मीडियम है। अब ये गवर्नमेंट क्यों डिफाइन करना चाहती थी, जस्ट बिकॉज अगर गवर्नमेंट डिफाइन कर देगी तो उसके अकॉर्डिंगली इन सबको लोन मिल पाएगा, ठीक है। लोन मिल पाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, अगर लोन नहीं मिलेगा तो बेचारों को बड़ा लॉस होगा। जैसे इस टाइम पे जो गवर्नमेंट, आप सब जानते हैं आरबीआई और गवर्नमेंट के बीच में जो टसल चल रहा है, तो वो टसल क्या है, गवर्नमेंट चाहती है जो आरबीआई के पास पैसा है, आरबीआई वो पैसा किसको देते, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे दे। और जब वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पैसा दे देगी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करेगी, एमएसएमईज को लोन देना प्रोवाइड करेगी। अब आप सोच रहे होंगे एमएसएमईज को लोन देना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि गवर्नमेंट ने उनके लिए अलग से एक एमएसएमई एक्ट ही पास कर दिया। देखिए, हमारे यहाँ जितनी भी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड होती है वो सिर्फ और सिर्फ एमएसएमईज, मतलब इंडस्ट्री के मामले में जो भी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड होती है वो हमें एमएसएमईज के द्वारा मिलती है। बाकी देखो, आप सोच रहे होंगे मुकेश अंबानी की फैक्ट्री में बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलती होगी, इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। आप खुद सोचो, मुकेश अंबानी की इंडस्ट्री है, बड़ी इंडस्ट्री, तो वहां पर ज्यादा काम तो ऑटोमेटिक होता होगा, मशीन्स के द्वारा होता होगा। बल्कि जहां पर मशीन्स नहीं है सिर्फ वहीं पर मतलब लोन देने की जरूरत है जिससे कि वो लोग और अपना बिजनेस एक्सपेंड करें और ज्यादा से ज्यादा लेबर को लेके आए। तो हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी कंपनी, मतलब एमएसएमई एक्ट के अकॉर्डिंगली कौन कौन सी कंपनीज दैट मीन्स स्मॉल में, माइक्रो में, मीडियम में आती है, और कौन कौन सी सर्विस सेक्टर भी, ठीक है, सर्विस सेक्टर भी आएगा ना, ये दोनों के लिए है। मतलब इंडस्ट्रीज के लिए अलग है, मतलब मीडियम इंडस्ट्री विल बी दैट मीन्स डिफरेंट फ्रॉम मीडियम सर्विस सेक्टर, ठीक है। तो यहां पर आपको एक्ट में अलग से पता चलता है। देखो, एक्ट में क्या पता चलता है, एक्ट में हमें ये पता चलता है कि मैन्युफैक्चरिंग, अगर मान लीजिए आपको अपने आप को मीडियम कहना है, ठीक है, मतलब मान लीजिए आपको अपने आप को माइक्रो कहना, तो माइक्रो के लिए आपकी इंडस्ट्री 50 लाख की होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपकी जो इंडस्ट्री जो 50 लाख की है तो दैट विल बी कॉल्ड एज माइक्रो इंडस्ट्री। लेकिन वहीं अगर आपको अपनी इंडस्ट्री, मान लो कि आपने सर्विस, आप समझते हैं ना सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कैसे अलग होती है। जैसे मान लो कि आपने कोई जूते का कारखाना बनाया तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होगी। लेकिन सर्विस सेक्टर क्या होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कहीं पर बहुत ही बड़ा रेस्टोरेंट खोल दिया, ठीक है, रेस्टोरेंट इट इज अ काइंड ऑफ सर्विस प्रोवाइडिंग मशीन, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर रेस्टोरेंट एग्जांपल हो गया और यहाँ पर हो गया हमारा कौन सा, दैट मींस जूते का कारखाना, फॉर एग्जांपल शू फैक्ट्री, ठीक है। तो ये समझ गए। अब देखो, अब कोई शू फैक्ट्री को अगर आपको माइक्रो बोलना है तो उस पर 50 लाख की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। लेकिन अगर आपको कोई भी मतलब रेस्टोरेंट को माइक्रो बोलना है तो उसके अंदर 20 लाख की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर नंबर डिफर कर रहा है, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा है और दैट मीन्स सर्विस में कम है।
वो सिंपल सी ऑब्वियस सी बात है कि सर्विस सेक्टर में पैसे कम ही लगते हैं, ठीक है। बल्कि जो पैसे आप समझ रहे हैं, मतलब अब मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको बहुत सारी चीज की जरूरत पड़ती है, लेबर की बहुत सारी जरूरत पड़ती है एंड ऑल दीस थिंग। यहाँ पर लेबर का कोई ज्यादा चार्ज नहीं रहता। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि रेस्टोरेंट में ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। मैक्सिमम जो आपको मुंशी का जरूरत नहीं है, आप अलग से मतलब दैट मीन्स कंप्यूटर रख सकते हैं कैलकुलेशन के लिए, कैलकुलेटर रख सकते हैं ऑल दीज थिंग्स। लेकिन इंडस्ट्रीज में आपको लेबर की जरूरत है, इसलिए मतलब मैन्युफैक्चरिंग में जो भी प्राइस रहेगा ज्यादा रहेगा और सर्विस में हमेशा कमी रहेगा। अगर आपको अपनी शू फैक्ट्री को स्मॉल बताना है तो आपको जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए 50 लाख से 10 करोड़ के बीच में होना चाहिए। इन द सेम वे अगर आपको आपके अपने रेस्टोरेंट को स्मॉल एंटरप्राइज बताना है तो उसका जो दैट मीन्स बजट होना चाहिए वो 20 लाख से 5 करोड़ के बीच में होना चाहिए। अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग को मीडियम बताना है, ठीक है, मतलब अपने ये जो शू फैक्ट्री को मीडियम बताना है तो उसका आपका बजट क्या हो 10 करोड़ से 30 करोड़ होना चाहिए। और अगर आपको सर्विस मतलब अपने रेस्टोरेंट को दैट मीन्स अगर आपको मीडियम बताना है तो उसमें आपका बजट 5 करोड़ से 15 करोड़ होना चाहिए। अब मैं आपको इतना बिल्कुल डेटा वाइज डेटा क्यों बता रहा हूँ, जस्ट बिकॉज अगर आपको डेटा वाइज डेटा नहीं पता होगा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये इसकी फिक्स डेफिनेशन है एमएसएमई एक्ट के अंदर, इसलिए आपको पता होनी ही चाहिए, इसलिए आपको इसे रट्टा मारना है, ठीक है। इसलिए मैंने अलग से यहाँ पर अपने 2-3 मिनट इन्वेस्ट किए कि आपको एटलीस्ट थोड़ा बहुत याद रहे। फाइन, इतना समझ चुके हम। अब आगे मूव करते हैं। देखिए, अब एमएसएमईज को लोन जो प्रोवाइड किया जाएगा वो बैंक्स के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन मैंने आपको बताया कि आरबीआई और गवर्नमेंट के बीच में टसल चल रहा था कि मतलब आरबीआई मतलब गवर्नमेंट एक तरीके से बिल्कुल फोकस्ड डेडिकेटेड है कि नहीं एमएसएमईज को तो लोन प्रोवाइड करवाना ही, मतलब कुछ भी हो जाए एमएसएमईज को लोन मिलना ही मतलब मिलना ही चाहिए। तो उसके लिए हमारी जो गवर्नमेंट है उसने अलग से मुद्रा का इन्वेंशन किया, ठीक है। अभी मुद्रा क्या होता है जी, चलिए समझते हैं मुद्रा क्या होता है। मुद्रा एक तरीके की रीफाइनेंस एजेंसी है, ठीक है। मुद्रा एक तरीके की रीफाइनेंस एजेंसी है, मतलब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 8 अप्रैल को बनाई गई थी, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली में है, ठीक है। अब ये रीफाइनेंस एजेंसी है, मतलब इसका मतलब क्या है, रीफाइनेंस एजेंसी का मतलब ये है कि ये मान लीजिए ये गवर्नमेंट के द्वारा मुद्रा को बना दिया गया, ठीक है। अब ये जो मुद्रा है ये एमएसएमईज को लोन देती है, लेकिन ये एमएसएमईज को डायरेक्टली लोन नहीं देती है। मतलब ये सबसे पहले बैंक्स को लोन देगी, इसके बाद बैंक्स देंगे किनको, ये जो बाकी जो एमएसएमईज है मतलब जो छोटे छोटे एंटरप्राइज है उनको लोन देना चालू करेगी, ठीक है। कुछ इस तरीके से यहाँ लोन दिया जाता है, मतलब रीफाइनेंस एजेंसी, समझ रहे हैं, मतलब ये किसी और एजेंसी को फाइनेंस करती है, फिर वो जो एजेंसी है फॉर एग्जांपल यहाँ पर बैंक, वो फिर लोन देती है कस्टमर्स को। समझ गए ना, ठीक है, इट्स वेल एंड गुड अगर समझ गए तो। और मुद्रा बैंक मैं आपको बता ही चुका हूं ये काम करता है किसके अंदर, सिडबी के अंदर। किसके अंदर, सिडबी के अंदर काम करता है। और मैं एक चीज आपको और बता रहा था, जो गवर्नमेंट बोल रही है मैं आरबीआई से जो उनका कंटिजेंसी फंड है वो चाहिए, वो इसलिए जस्ट बिकॉज अगर गवर्नमेंट को कंटिजेंसी फंड मिल गया तो गवर्नमेंट क्या करेगी, वो पैसा किसको दे देगी, मुद्रा को दे देगी, और मुद्रा किसको देगा, बैंक्स को देगा। फिर बैंक्स क्या करेंगे, एमएसएमईज को लोन देना चालू कर देंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारा मुद्रा काम करता है। अब देखो, अब इसमें क्या है कि मुद्रा ऐसा नहीं है कि हर किसी एमएसएमईज को इक्वली लोन मिलता है। अभी जो लोन भी है वो अलग अलग कैटेगरीज में मिलता है। अब मान लो अब कैटेगरीज क्या क्या है, शिशु है, किशोर है, तरुण है। अब जो भी इंडस्ट्री की शिशु के अंदर आती है उन्हें 50,000 रुपए का लोन मिलेगा, आप यहां समझ सकते हैं, पर माइक्रो हो सकती है, ठीक है, माइक्रो एंटरप्राइज। फिर इसके बाद जो किशोर है, किशोर के अंदर जो भी आएंगे उनको 5 लाख का लोन मिलेगा। आप यहां पर किसको रख सकते हैं, मीडियम को रख सकते हैं, ठीक है, मतलब स्मॉल को रख सकते हैं, सॉरी। और तरुण के अंदर जो भी आएंगी उनको 10 लाख का लोन मिलेगा, मतलब ये कि यहां पर आप मीडियम को रख सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से मुद्रा के अंदर लोन दिया जाता है। तो ये था हमारा एमएसएमईज के बारे में इंट्रोडक्शन, मतलब कंप्लीट एनालिसिस, ठीक है। और आप थोड़ा सा जितना भी बचा हुआ पोर्शन आप योजना से पढ़ लीजिएगा, बिकॉज योजना लास्ट ईयर नवंबर या अक्टूबर के मंथ में आई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस मत करिएगा, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट थिंग हमने आज ये भी डिस्कस किया कि कैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिवाइव किया, हमने महारत्ना, नवरत्ना, बहुत सारी नई नई पॉलिसीज के बारे में भी जानने की कोशिश की। फाइन, सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। इन द लास्ट लेक्चर, दैट मींस इट विल बी द लास्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 3। तो वहां पर हम एसईजेड, एनआईएमजेड और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी और इसके इम्पैक्ट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। So till that time, just keep on studying and revising whatever you have learned. Thank you.